हाय फ्रेंड्स, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी के 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, हिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट से ही पता चल जाता है कि हर समय का अपना अपना एक महत्व है। प्राचीन काल में जो तारीख था, मध्यकाल में जो तारीख थी और आधुनिक काल में जो तारीख है, तो ये तीनों का जो तारीख है सबका अलग अलग महत्व है। प्राचीन में कुछ और था, मध्य में कुछ और हुआ, फिर आधुनिक काल में कुछ और परिवर्तन हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम देते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जब देते हैं तो रेनेल को जो है वो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है दर्शाना, कि वो अपने नक्शे में दर्शाते हैं कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ों के समक्ष झुके हुए हैं। यानी कि भारतीय जो हैं वो अपना सब कुछ अंग्रेज़ों को सौंप रहे हैं। तो इस तरह का जो तस्वीर था वो अपने नक्शे में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से दर्शाए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था कि अंग्रेज़ जो हैं भारतीयों पर अपना कब्जा किए हुए हैं, सारा वर्चस्व जो है वो अंग्रेज़ों का है। तो इस तरह से जो माहौल था, इस तरह से जो घटना थी, वो रेनेल जो द्वारा दर्शाया जाता है। अब उन्हें क्या लगता है, जब ये तैयार किया जाता है तो हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी में क्या हुआ था। सबसे पहले लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया था विज्ञापन। तो 1922 में जो लिप्टन चाय के लिए विज्ञापन तैयार किया गया था, तो ये दिखाया गया कि जो चाय था उस समय वहाँ के जो बड़े जो लोग थे, जो शाही लोग थे, वही चाय पीते थे। ये तस्वीर में दिखाया गया है। अब ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? वो विक्टोरिया थी। और उनका जो तीसरा बेटा है, उस बेटे का नाम क्या है? तो आर्थर नाम है। विक्टोरिया के जो बेटे हैं, तीसरे बेटे, उनका नाम क्या है? आर्थर हैं। और वो जो घोड़े पर सवार हैं, तो राजकुमार आर्थर को है जो उपाधि दिया गया था। तो राजकुमार को जो उपाधि दिया गया था, किस किस की उपाधि दी गई थी? तो ड्यूक ऑफ कनॉट की। ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि किसे दिया गया था? तो महारानी जो विक्टोरिया थी, उनके तीसरे बेटे आर्थर को। अब जब इतिहास जब शुरू होता है, तो सबसे पहले जो इतिहास शुरू होता है वो सबसे पहले हर जो गवर्नर जनरल आए थे इतिहास में, तो वो हर गवर्नर जनरल का जो इतिहास है सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था, वो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्हीं से इतिहास जो है ये शुरू हुआ। और आखिरी जो वायसराय थे वो माउंटबेटन के साथ ये ख़त्म हो जाता है। यानी कि आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अलग अलग जब गवर्नर जनरल आते हैं, अलग अलग जब वायसराय आते हैं, तो क्या होता है कि सबका अपना अपना इतिहास होता है, सबका अपना अपना काल होता है। अब आगे चलते हैं। आगे है हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट में है कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में ये जो अवधि तय किया गया था, तो इस किस तरह से तय किया गया था? तो इसमें है क्या कि 1817 में, यानी कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जो थे जेम्स मिल थे। जेम्स मिल जो थे वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और ये जो है इतिहास को, यानी कि इतिहास के जो विशाल खंड है उसे 3 भागों में बांटे हैं। ये जो 3 भागों में बांटे थे वो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि वो एक किताब लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, जिसका नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी में वो दर्शाए हैं कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। किसके द्वारा? तो जेम्स मिल के द्वारा। कब बांटा गया? 1817 ईस्वी में। ये जो 3 खंडों में बांटे थे, सबसे पहला था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये कालखंड जो बांटा गया था जेम्स मिल के द्वारा बांटा गया था। अब है कि मिल को ऐसा लगता था, यानी कि जेम्स मिल को,
ऐसा लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में जो है यूरोप से पीछे है। यानी कि जो भारतीय लोग हैं वो यूरोप से सभ्यता के मामले में पीछे हैं। और यहाँ जो है अंग्रेज़ों के आने से पहले जो यहाँ है हिंदू और मुसलमानों का तानाशाह था। यानी कि सबसे पहले जो इतिहास शुरू होता है तो सबसे पहले किसका शासन था? सबसे पहले हिंदू का शासन था, उसके बाद मुस्लिम का शासन था, फिर आगे चलकर अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया। तो यहाँ जो क्या था, केवल अंग्रेज़ों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर भारत में, एशिया में धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन था, अंधविश्वास का ही यहाँ बोलबाला था। मिल को ये भी लगता था, उनका ये भी मतलब राय था मिल का, कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। यानी कि अगर भारत को सभ्यता का राह पर कोई ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? ब्रिटिश शासन। और भारतीयों को यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं, कानूनों को लागू किया जाए। यानी कि भारतीय जो सभ्यता है उनकी सभ्यता को हटाकर यूरोपीय सभ्यता को लागू किया जाए। तथा मिल को ये भी सुझाव था, मिल ये अंग्रेज़ों को सुझाव देते हैं कि उन्हें भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, तभी क्या है भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पूर्ण रूप से यही हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जेम्स मिल जो हैं वो यूरोपीय सभ्यता का समर्थन करते हैं। अब आगे क्या है कि अंग्रेज़ों द्वारा, जैसे कि इसके पहले हम देखें कि जेम्स मिल जो है कालखंड को, यानी कि इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटे। तो वो क्या बांटे कि हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। लेकिन जब भारतीय इतिहासकार जो हैं वो भी इस इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। तो वो बांटते हैं प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो ये किसके द्वारा? भारतीय इतिहासकारों के द्वारा बांटा गया था। अब क्या है कि इस समय जो है वहाँ पर 3 कालखंडों में तो बट गया था, भारतीय द्वारा बांटा गया था। तो पश्चिम में जो आधुनिक कला, इनका मानना था कि पश्चिम में जो आधुनिक कला है, विज्ञान है, तर्क है, लोकतंत्र है, इसको मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। यानी कि पश्चिम का जो सभ्यता है, उनका विज्ञान है, लोकतंत्र है, ये सभी जो हैं विकास के युग की ओर ले जा सकते हैं। भारतीय जो हैं अगर इस पद्धति को, यूरोपियों की सभ्यता को, संस्कृति को अगर अपनाएंगे तो ये विकास के रास्ते पर जाएंगे। तो इसी काल को अंग्रेज़ों द्वारा क्या कहा गया है? औपनिवेशिक युग कहा गया है। इस काल में क्या था कि लोगों को अंग्रेज़ों के समक्ष न समानता थी, न स्वतंत्रता थी, न मुक्ति थी। जो भी यहाँ प्रगति हो रहा था सिर्फ आर्थिक और विकास का, यानी प्रगति का दौर तो था, लेकिन भारतीयों को इसमें कोई भी समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी। तो इसे क्या कहा गया? औपनिवेशिक युग कहा गया था। अब है औपनिवेशिक। अब क्या है? औपनिवेशीकरण। तो औपनिवेशीकरण का अर्थ क्या हुआ कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबा, यानी कि जब एक देश पर दूसरे देश का सभ्यता, संस्कृति का प्रभाव उसके कारण प्रभाव बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब है आगे का पॉइंट है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। क्या है? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। तो यहाँ पर है क्या कि सरकारी रिकॉर्ड। तो ये क्या है? तो अंग्रेज़ों को जो शासन था, अंग्रेज़ों का जो शासनकाल था, तो उस समय क्या था, उन लोगों को ये लगता था कि कोई भी जो कार्य कर रहे हैं, जो भी वो कोई ऐसा नियम कानून बना रहे हैं, कोई भी वो कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए, हर योजना के लिए, हर नीति के लिए एक रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर योजना का पता चल सके कि जो योजना बनाया गया है कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, या फिर जो फैसला लिया गया है, नीतिगत फैसला, वो कब लिया गया, कैसे लिया गया, इसकी जो है साफ सुथरा लिखना ज़रूरी है। किस लिए? ताकि आगे चलकर अगर रिकॉर्ड रहेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि पिछले समय में जो
काम हुआ, जो योजना बना, जो फैसला लिया गया, वो किस तरह से लिया गया, कब लिया गया। तो इस पर आगे चल के वाद विवाद भी हो सकता है या फिर इसका अध्ययन भी किया जा सकता है। अगर सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो फिर अध्ययन हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि पिछले इतिहास में क्या हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों को ये भी लगता था कि जो तमाम अहम जो दस्तावेज हैं या पत्र हैं या पत्रों उसे कहा, उसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हैं अभी भी देखिए कि जो भी कार्य करते हैं, जो भी कानूनी कागजात है, वह कोई भी वैसा जो बहुत ज़रूरी जो कागजात होते हैं उसे संभाल कर रखा जाता है ताकि आगे हमें कोई परेशानी न हो। तो अंग्रेज़ों को भी यही लगता था और इसीलिए वो क्या किए कि शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष का निर्माण करवाए थे। तो अभिलेख कक्ष का जो निर्माण किया गया था वो किस लिए, क्योंकि जो तमाम अहम दस्तावेज हैं पत्रों को संभाल कर रखा जा सके। तो इसके लिए वो क्या किए थे, जैसे कि तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने अलग अलग रिकॉर्ड रूम होते थे। हर दफ्तर के, हर ऑफिस के, हर जो तहसील है, दफ्तर है, सबके अलग अलग कचहरी हैं, सबके अलग अलग अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। अब है क्या कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जो बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। शुरू में क्या हुआ कि 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकल भी बनाया गया। तो हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ, सरकारी रिकॉर्ड बनाया गया, फिर क्या हुआ, अभिलेखागार का निर्माण किया गया। अब जब अभिलेखागार का निर्माण कर दिया गया तो फिर क्या हुआ, ये जो दस्तावेज हम संभाल कर रख रहे हैं उसकी सावधानी पूर्वक क्या हुआ, नकल, यानी कि उसका प्रतिलिपि, इसका प्रति बनाया जा सके। तो ये कब शुरू किया गया था, ये 19वीं सदी में शुरू किया गया था। अब जो किसी भी पेपर का, किसी भी दस्तावेज का अगर वो हूबहू सेम टू सेम अगर उसे नकल करते हैं तो उसे क्या कहा गया, खुसन बीसी या सुलेखन बीसी कहा गया। जो सुंदर राइटिंग में बहुत खूबसूरत हूबहू नकल कर दे उसे क्या कहा गया, खुसन बीसी या सुलेखन बीसी कहा गया था। अब आगे क्या है, 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण किया गया था। तो अभिलेखागार जो है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, तो 1920 में। आगे देखते हैं, पॉइंट है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब है कि जब अंग्रेजों को लगता था कि जब भारत के हर क्षेत्र पर कब्जा करना है तो किसी भी क्षेत्र पर हम कब्जा करने के लिए वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वहाँ के लोगों के बारे में हम नहीं जानेंगे तो वहाँ पर हमारा कब्जा यानी कि अंग्रेज़ों का कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में वो क्या करते हैं, पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। अब सर्वेक्षण क्या हुआ कि गांव में जो राजस्व सर्वेक्षण है किया गया, तो ये क्या है, तो वहाँ का देखा गया कि धरती कैसी है, जिस गांव का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो वहाँ की धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ जो मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर स्थानीय जो इतिहासों हैं या फिर फसल हैं, उनके बारे में पता लगाया गया। तो ये जो सारा पता लगाया गया, ये किसके द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा। अब आगे देखते हैं 19वीं सदी में क्या होता है कि 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सर्वेक्षण किया जाने लगा क्षेत्र का, गांव का, और फिर क्या हुआ, 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी थी। आगे देखते हैं 1857, यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको इस पुस्तक में दिखाया गया है। तो दिखाया गया है इस तस्वीर में क्या कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं।
अंग्रेज़ों की नज़र में जो है ये विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी है। यानी कि हम शुरू में ही अभी बताए थे, इसके पहले स्टार्टिंग में, कि रेनेल जब नक्शा तैयार करते हैं तो वो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के समक्ष झुके हुए हैं। अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व है वो भारतीयों पर है। भारतीय जो हैं वो अपना सब कुछ, जो उनका सभ्यता है, संस्कृति है, धरोहर है, वो अंग्रेज़ों को दे रहे हैं। तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें दिखा रहे हैं अंग्रेज कि इसमें जो जनता है वो क्या है, बागी सिपाही लूट खसोट कर रही है, यानी कि लूट खसोट कर रही है और उनको विद्रोही लालची जनता बताया गया है। यानी कि 1857 में जो सैनिक भारत देश को आज़ाद कराने के लिए या फिर हमारी सभ्यता को बचाने के लिए जो युद्ध कर रहे थे, उन्हें अंग्रेज क्या कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, बेरहमी कहते हैं। अब है आगे कि रिकॉर्ड, ये क्या था? तो रिकॉर्ड हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलता है। यानी कि जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं, क्या उसमें समझने में हमें मदद मिलता है हमेशा? क्योंकि सबका अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। क्या होता है, आप कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं। आप जो रिकॉर्ड बनाए हैं आपका नज़रिया कुछ और है, हम जो लिख रहे हैं मेरा नज़रिया कुछ है। तो सबका अलग अलग अपना नज़रिया होता है। इसमें आगे चलकर क्या हम देखते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड जो बनाया गया था, तो इसमें जो बनाया गया था इसके सब का अलग अलग अपना नज़रिया होता है और इसे ढूंढना या मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि जो पहले के जो रिकॉर्ड जो रखा गया है उसे हम किस तरह से ढूंढें, बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, आगे चलकर क्या हमें बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ। जैसे तीर्थयात्री जो थे या फिर आत्मकथाएं थी, पुस्तिकाएं थी, इसके द्वारा भी उस समय जो लिखा गया था तीर्थयात्रियों द्वारा या फिर नाविकों द्वारा या फिर बड़े बड़े जो शिक्षित जो व्यक्ति थे वो आत्मकथा जो लिखे थे, तो उस समय के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि उपन्यास हो गया, तो ये सब वहाँ उस समय का जो घटना घटा था, इसके कारण ये सब घटना जो हुआ, हम इसके द्वारा भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब है आगे हम देखते हैं कि 1946 में क्या हुआ था, पुलिस की एक हड़ताल हुई थी। 1946 में पुलिस की एक हड़ताल हुई थी, जिसमें ये कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और यहाँ 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार की सवेरे एक कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची वाले जो वहाँ पर खाना जहाँ दिया जाता था, वहाँ पर घटिया भोजन के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर दिए थे। यानी कि वहाँ जो खाना मिलता था पुलिस लाइन्स में, बहुत ही ख़राब उन लोगों को खाना खाने के लिए मिलता था, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वहाँ पर आंदोलन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये जो चैनल था कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।